वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी के बारे में स्टडी करेंगे। हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी होता क्या है। एंटी का मतलब क्या हुआ, प्रति, और जन का मतलब क्या हुआ, शरीर से बाहर से प्रवेश करने वाले पदार्थों के विरुद्ध कार्य करने वाले जो पदार्थ होते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें हमें ध्यान रखना है कि प्रतिजन किसे कहते हैं और प्रतिरक्षी किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है प्रतिजन होता क्या है, किसे कहते हैं एंटीजन। तो प्रतिजन या एंटीजन का मतलब क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्रतिजन किसे कहा जाता है, तो वह बाह्य पदार्थ, वह बाह्य रोगाणु या पदार्थ, रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात, शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रतिजन कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिजन कहा जाता है। तो प्रतिजन किसे कहेंगे, कोई भी बाह्य पदार्थ सब्सटेंस होता है, शरीर से बाहर से शरीर में प्रवेश करने के पश्चात में शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण, प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करता है। कौन सी कोशिकाओं के माध्यम से, बीटा लसिका कोशिकाओं के माध्यम से। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिजन कहा जाता है। और यह प्रतिजन उस विशिष्ट प्रतिरक्षी विशिष्ट से क्रिया करता है। प्रतिरक्षी विशिष्ट से प्रतिक्रिया करता है या क्रिया करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रतिक्रिया दर्शाता है या प्रतिक्रिया करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के प्रतिजन होंगे। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी बाह्य सब्सटेंस है, जैसे कि ये बाह्य सब्सटेंस है कोई भी, और ये बाह्य सब्सटेंस किस रूप में काम करता है, प्रतिजन के रूप में। जैसे मानव शरीर है और मानव शरीर में प्रवेश करने के पश्चात में ये मानव शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर प्रवेश करता है, और ब्लड में प्रवेश करने के पश्चात में ब्लड में आपको पता होगा डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी में आप देखते हैं न्यूट्रोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, या इसके अंदर आप देखिए तो जो होती है लसिकाणु होते हैं, उसमें बी लसिका कोशिका होती हैं। उन बी लसिका सेल्स होती है, उन कोशिकाओं को किस रूप में परिवर्तित करेगा, तो आपको देखना है प्लाज्मा सेल्स के रूप में परिवर्तित करेगा। और ये प्लाज्मा सेल्स होती है, इससे किसका निर्माण होगा, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इस प्रकार के पदार्थ होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रतिजन होगा या एंटीजन होता है, ये कैसा पदार्थ होगा, बाह्य पदार्थ होता है, ये हमें ध्यान रखना है। बाह्य पदार्थ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। या फिर ये कोई रोगाणु हो सकता है, बाह्य पदार्थ हो सकता है, या आपको बाह्य पदार्थ में जैसे कि पोलन ग्रैन हो सकते हैं, और रोगाणु होंगे उसमें आप बैक्टीरिया है, जीवाणु, वायरस इत्यादि हो सकते हैं। अब देखो, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस होगा, वो संपूर्ण वायरस उस प्रतिजन के रूप में कार्य नहीं करेगा, उसका कुछ भाग होता है, वो किस रूप में काम करता है, प्रतिजन के रूप में कार्य करता है। तो वायरस का या जीवाणु का या आपको अन्य रोगकारी जीवाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उन पैथोजेंस का कुछ भाग होगा, वो किस रूप में काम करेगा, प्रतिजन के रूप में कार्य करता है। तो रोगाणु का वह भाग जो प्रतिजन के रूप में कार्य करता है, रोगाणु का भाग या पदार्थ का भाग जो कि किस रूप में काम करता है, प्रतिजन के रूप में कार्य करता है। तो प्रतिजन के रूप में कार्य करता है, वह आपको लगभग 6000 या इस
6000 डाल्टन या इससे अधिक अणुभार वाला होता है। 6000 डाल्टन या इससे अधिक अणुभार का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार के अणुभार वाला पदार्थ होगा वह किस रूप में काम करता है, प्रतिजन के रूप में कार्य करता है, जो कि उस पैथोजन पर उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पैथोजन पर उपस्थित वह पदार्थ जो कि किस रूप में काम करता है, प्रतिजन के रूप में कार्य करता है। इनका आप ध्यान दीजिए, रासायनिक संगठन होता है किस प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इनका रासायनिक संगठन होगा वह संगठन किसका बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है। या तो ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो प्रोटीन के पदार्थ हो सकते हैं, या आप ध्यान दीजिए पॉलीसेकेराइड हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं या पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं जो कि जीवाणु पर उपस्थित होते हैं या अन्य रोगाणु पर उपस्थित होते हैं, या आप ध्यान दीजिए लिपिड भी हो सकता है, इसकी मेम्ब्रेन वगैरह पर उपस्थित हो सकते हैं, या आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल डीएनए इत्यादि आरएनए इत्यादि हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि हो सकते हैं। इसमें से प्रोटीन होते हैं वे अधिक सक्रिय होते हैं प्रतिजन के रूप में कार्य करने में, अन्य पदार्थ भी होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पदार्थ होंगे जो क्या करेंगे प्रतिरक्षा में जो है क्रियाविधि में प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है इसके बारे में, प्रतिजन के बारे में। जैसे कि ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये जैसे कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया में संपूर्ण बैक्टीरिया इस पैथोजन के रूप में कार्य नहीं करेगा, उसका कुछ भाग होता है, वो भाग किस रूप में काम करेगा, उसमें कुछ ऐसे स्तर होते हैं जो किस रूप में काम करते हैं, प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिजन कंपोनेंट्स कहा जाता है, प्रतिजन पदार्थ कहा जाता है। और यही प्रतिजन पदार्थ क्या हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है। इस प्रतिजन पदार्थ होगा, इस प्रतिजन पदार्थ में भी संपूर्ण पदार्थ प्रतिजन में सक्रिय क्रियाविधि के लिए कार्य नहीं करता, इसमें कुछ विशेष निर्धारक भाग होता है और वह भाग होगा जैसे कि ये कोई एंटीजन्स है और उस एंटीजन्स पर उपस्थित जो भाग होते हैं, ये कोई भी प्रतिजन है, पैथोजन का प्रतिजन है, और उस प्रतिजन पर कुछ ऐसी साइट्स होती है जो कि प्रतिरक्षी को पहचानने में सहायक होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एक साइट है, ये इसकी पहचान की साइट हो गई, या यहाँ एक साइट है, ये पहचान की साइट है, यहाँ एक पहचान की साइट है। तो ये क्या होगी, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजन निर्धारक कहा जाता है, प्रतिजन निर्धारक या डिटरमिनेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह किस रूप में काम करेगा, एंटीजन डिटरमिनेट के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से एंटीजन डिटरमिनेट के रूप में कार्य करता है, प्रतिजन निर्धारक के रूप में कार्य करता है। और ये प्रतिजन निर्धारक होता है, इसे ही हम अपने नाम क्या देते हैं, एपिटोप कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम किस नाम से जानते हैं, एपिटोप के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, एपिटोप किसे कहते हैं, तो प्रतिजन का संपूर्ण प्रतिजन होता है, वह प्रतिरक्षी के प्रति क्रियाविधि के लिए सक्रिय नहीं होता है, उसमें कुछ विशेष भाग होते हैं जो कि उस प्रतिजन विशेष का निर्धारण करते हैं, उस विशेष खंड या उसको प्रतिजन निर्धारक या एपिटोप कहा जाता है। यही एपिटोप होता है वो प्रतिरक्षी से जुड़ता है और प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करता है, यानी इससे प्रेरित होकर के और इसका निर्माण होगा, एंटीबॉडी का निर्माण होगा, एंटीबॉडी बनेगी और वह एंटीबॉडी होती है वही इस प्रकार की क्या होती है, जुड़ जाती है इस प्रकार से, इसी के अनुरूप क्या होती है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और एंटीबॉडी निर्मित होने के बाद ये एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी जब संरचना आगे बढ़ेगी तो उसमें हेवी चेन और लाइट चेन्स होती है, तो इस प्रकार से एंटीबॉडी होती है, उस एंटीबॉडी का जो पैराटोप होगा वो इस प्रकार करके जुड़ता है, तो इस प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वह भाग जो कि प्रतिजन का निर्धारण करता है उसे प्रतिजन निर्धारक कहा जाता है या एपिटोप कहा जाता है। और एपिटोप की संख्या होती है, प्रतिजन निर्धारक की संख्या, निर्धारक की संख्या या एपिटोप की संख्या, निर्धारक की संख्या, संख्या प्रतिजन की संयोजकता कहलाती है, संख्या प्रतिजन की संयोजकता कहलाती है, प्रतिजन की संयोजकता कहलाती है, कि संख्या भिन्न जीवों में भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। तो प्रतिजन की संयोजकता किसे कहा जाता है, एपिटोप की कितनी संख्या, जैसे कि यहाँ पर एपिटोप की संख्या वो 3 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। इस प्रकार से अधिकांश सामान्यतः जीवाणुओं में आप देखेंगे तो इनकी संख्या होती है, जीवाणुओं में इनकी संख्या होती है, जीवाणु में इनकी संख्या होती है वो 100 या इससे अधिक होती है, 100 या इससे अधिक भी होती है। जीवाणुओं में जो प्रतिजन की संयोजकता होगी वो 100 या इससे अधिक होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रतिजन निर्धारक की संख्या या एपिटोप की संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिजन की संयोजकता कहा जाता है। और ये जीवाणु में सामान्यतः कितनी होती है, 100 या इससे अधिक होती है।
अब ध्यान दीजिए कि जो प्रतिरक्षा की क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से होती है, उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो प्रतिजन की क्रियाविधि हमें समझने के सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि होती किस प्रकार से क्रियाविधि। अब जैसे ही कोई भी प्रतिजन है वो शरीर में प्रवेश किया, जैसे कोई प्रतिजन है, ये प्रतिजन है और ये प्रतिजन किस कार्य, ये प्रतिजन है वह शरीर में प्रवेश करता है। तो प्रतिजन शरीर में प्रवेश करने पर पश्चात में आपको जानना है सर्वप्रथम क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिजन का शरीर में प्रवेश करने के पश्चात में सर्वप्रथम हमारी जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्रियाविधि होती है वह सक्रिय होती है। इनेट या स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्रियाविधि होती है, प्रतिरक्षा विधियां होगी वह सक्रिय होगी, और ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियां होती है वह सक्रिय होने के पश्चात में आपको ध्यान रखना है यही स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्रियाविधि होगी। उसके बाद में उसके पश्चात में क्या होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिजन क्रियाविधि, यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा क्रियाविधि सक्रिय होती है, प्रतिरक्षा विधि होगी वह सक्रिय होगी। पहले तो क्या होगा, जैसे हमारी जो स्वाभाविक होती है यानी जो किसी जीवाणु विशेष के लिए या किसी प्रतिजन विशेष के लिए विशिष्ट नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं स्वाभाविक कहते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा है तो किसी जीवाणु विशेष के लिए विशिष्ट नहीं होती, सब प्रकार के जीवाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। इसी प्रकार से हम ध्यान दें कि जैसे कि मुख में जो लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है, या आपको जानता है हमारी जो म्यूकस होता है उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है, तो ये कुछ विशेष नहीं होते हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षा क्रियाविधि होती है। उसके पश्चात में विशिष्ट प्रतिरक्षा क्रियाविधि सक्रिय होगी, और विशिष्ट प्रतिरक्षा क्रियाविधि सक्रिय होने के फलस्वरूप आपको जानते हैं इसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। और विशिष्ट प्रतिरक्षा क्रियाविधि सक्रिय होने पर प्रतिजन जैसे ही प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के पश्चात में प्रतिजन के अनुसार किसका निर्माण होता है, प्रतिजन की आकृति के अनुसार क्या होता है प्रतिरक्षी का निर्माण प्रेरित होता है, यानी प्रतिरक्षी के निर्माण की क्रियाविधि क्या होगी प्रेरित होगी। प्रतिरक्षा का निर्माण, प्रतिरक्षी का निर्माण होगा वो किस कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो आपको जानते हैं बी लसिका कोशिकाओं से होता है। या बी लसिका कोशिकाएं होगी वो कोशिका क्या होगी सक्रिय होगी, और बी लसिका कोशिका होगी वो किसका निर्माण करेगी प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करेगी। और ये प्लाज्मा कोशिका निर्मित होने के पश्चात में इन्हीं प्लाज्मा कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा प्रतिरक्षी का निर्माण होगा, और ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है उस एंटीजन के विरुद्ध क्या करेगी कार्य करेगी, और इस प्रकार से जुड़ करके और उस प्रतिजन को क्या कर देती है नष्ट कर देती है। तो ये इस प्रकार से क्रियाविधि होती है जिसे हम प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रियाविधि कहते हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रियाविधि होती है उसके चरण कौन कौन से होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रियाविधि का पहला चरण होता है वो आपको ध्यान रखना है ये अंतर्निहित या आपको ध्यान रखना है बाह्य प्रतिजन की पहचान। हमारे शरीर की खुद की कोशिकाएं होती है वह सामान्यतः रूप से प्रतिजन के रूप में कार्य नहीं करती हैं। हमारे अंतर्निहित सब्सटेंस होंगे पदार्थ होंगे वो प्रतिजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं, वह सामान्यतः कैसे होते हैं बाह्य पदार्थ होते हैं। कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर की भी होती हैं जो कि किस रूप में काम कर सकती हैं प्रतिजन के रूप में। यदि कोई विषाणु संक्रमित कोशिका है तो वह प्रतिजन के रूप में कार्य कर सकती हैं। या आपको लगता है जो कैंसर जन कोशिकाएं होती हैं, कैंसर ग्रसित कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिकाएं भी किस रूप में काम कर सकती हैं प्रतिजन के रूप में कार्य कर सकती हैं। सामान्यतः शरीर के अंतर्निहित पदार्थ होते हैं वे प्रतिजन के रूप में कार्य नहीं करते। ये पदार्थ कैसे होना चाहिए बाह्य सब्सटेंस होना चाहिए, बाह्य पदार्थ होना चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अंतर्निहित एवं बाह्य प्रतिजन की पहचान, यानी बाह्य या प्रतिजन अंतर्निहित है उसकी पहचान होती है, प्रतिजन की पहचान होती है, हमें ध्यान रखना सबसे पहले। पहचान होने के बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है बाह्य प्रतिजन होगा, उस बाह्य प्रतिजन पर व्याप्त या उपस्थित पर व्याप्त प्रतिजन निर्धारित या एपिटोप होता है, उस निर्धारक की आकृति के आधार पर बी सेल्स होगी, आकृति के आधार पर बी लसिका कोशिकाएं होती हैं, यानी बीटा लसिका कोशिकाएं होगी। ये बीटा लसिका कोशिकाएं सक्रिय होकर के क्या करती है, सक्रिय होकर प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिका को सक्रिय करती हैं, प्लाज्मा कोशिका क्या करती है सक्रिय करती है, इसके लिए प्रतिरक्षी निर्माण की प्लाज्मा कोशिका को क्या करेगी सक्रिय करेगी। अगला क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है विशेष प्रतिजन का विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होगा, प्रतिरक्षी का उत्पादन होगा या प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। और प्रतिरक्षी का निर्माण होने के बाद में अगले स्टेप में हम ध्यान दीजिए
फोर्थ स्टेप क्या होगा, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होगी, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होगी, प्रतिरक्षी क्रिया होती है। और प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होने के पश्चात में आपको ध्यान रखना है एवं आपको रखना कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा या आपको ध्यान रखना ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा यानी कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा या तरल माध्यम प्रतिरक्षा होती है, उसके माध्यम से ये क्रियाविधि संपन्न होती है। तरल माध्यम कोशिका होती है तो बीटा लसिका कोशिका के द्वारा होती है, जबकि आपको ध्यान रखना है कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा होती है और टी हेल्पर कोशिकाओं से संपन्न होती है या टी सेल्स होते हैं उनके माध्यम से संपन्न होती है। ये टी सेल्स बी सेल्स क्या होती हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी आपकी सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उनकी डिटेल चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से 4 स्टेप के माध्यम से क्या होगा, प्रतिरक्षा की क्रियाविधि कंप्लीट होती है। सबसे पहले बाह्य और आंतरिक प्रतिजन होगा, उसकी पहचान की जाती है। बाह्य प्रतिजन के विरुद्ध क्या करेंगे तो उस पर उपस्थित जो प्रतिजन निर्धारक होते हैं उनके आधार पर इसका निर्माण होगा। तो आपको बीटा लसिका कोशिका जो कोशिका है ये सक्रिय होकर के प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करेगी, वही प्लाज्मा कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करेगी, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। अब प्रतिरक्षी का निर्माण होने के पश्चात में आपको ध्यान रखना है प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाविधि होगी और क्रियाविधि के फलस्वरूप उस प्रतिजन को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। मनुष्य के अंदर प्रतिजन होते हैं और किस प्रकार से उपस्थित होते हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना प्रतिजन किसे कहा जाता है, तो वह बाह्य पदार्थ या रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात में बीटा लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित कर या प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित कर प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करता है और यही प्रतिरक्षी उस विशेष प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजन कहा जाता है। और प्रतिजन होते हैं इनका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 6000 डाल्टन या इससे अधिक 10000 डाल्टन तक भी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रतिजन होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, उनका रासायनिक संगठन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन पॉलीसेकेराइड लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होते हैं। संपूर्ण पैथोजेनस होता है वह प्रतिजन के रूप में कार्य नहीं करता है, उसका विशेष खंड होगा या भाग होगा वो प्रतिजन के रूप में कार्य करता है, वही किससे बना होता है, इन पदार्थों से निर्मित होता है। प्रतिजन का भी संपूर्ण भाग होगा वह प्रतिरक्षी क्रियाविधि को प्रेरित नहीं कर सकता है, उसका कुछ विशेष खंड होता है, विशेष भाग होता है, वह क्या करता है, प्रतिजन निर्धारक का कार्य करता है। तो आप ध्यान दीजिए प्रतिजन पर उपस्थित वह भाग या वह खंड या वह अंश जो कि प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करता है उस खंड को हम क्या कहते हैं, प्रतिजन निर्धारक कहा जाता है या उसे हम एपिटोप के नाम से जानते हैं। यही एपिटोप होता है, इनकी संख्या होगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजन की संयोजकता कहा जाता है। और प्रतिजन की संयोजकता जीवाणु में सामान्यतः 100 या इससे अधिक भी देखी जाती है। फिर उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि प्रतिजन की जो एपिटोप होता है उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्लाज्मा कोशिकाएं होगी, वे प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। उसकी क्रियाविधि इस प्रकार से होती है, तो ये हमें ध्यान रखते हैं जिसके माध्यम से प्रतिरक्षा की क्रियाविधि कंप्लीट होती है। इस प्रकार से प्रतिजन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रतिरक्षी के बारे में।